बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अवधि क्लासेस में। फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा हर दिन आपके सामने लेके आ रहे हैं टॉप 25 में आज आपके लिए है पाचन तंत्र एवं पोषण से संबंधित प्रश्न। हर एक प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि हर एक प्रश्न कितने भी छोटे हों, कितने भी सरल क्यों ना हो, लेकिन वो अपने में मायने रखते हैं। क्योंकि अगर छोटा सा एक प्रश्न अगर हट जाए ना आपके दिमाग से, तो कितना नुकसान होता है वो आपको पता होगा, है ना। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत, बिल्कुल आपको बिल्कुल पता होगा कि जो सूर्य की किरण है ना, सूर्य की किरण को जो है सर्वोत्तम विटामिन डी का स्रोत माना जाता है। किसको? सूर्य के किरण को जो है सर्वोत्तम क्या माना जाता है भाई? सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन डी का। ठीक है, अगर आप सुबह सुबह जो है सूर्य की किरणों के सामने बैठते हैं तो आप जो है विटामिन डी से बिल्कुल भरपूर रहेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाली विटामिन है, सिर्फ उसी प्रकार से है, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया। ठीक है, तो सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाली विटामिन, तो विटामिन डी यहां पर बिल्कुल सही होगा, है ना। सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। जिस प्रकार से घुमाकर पूछा गया है उस प्रकार से आपके सामने प्रश्न को रखा गया है ना। बस आप रिपीट करते रहो, दिमाग में भरते रहो। ठीक है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, है ना। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, तो भाई विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, है ना। रिकेट्स क्या है कि यह जो है बच्चों में क्या होता है, छोटे बच्चों में हड्डियों वाली, है ना, हड्डियों की बीमारी होती है। बिल्कुल हड्डियां हो जाती हैं कमजोर और मुड़ जाती हैं ना, हड्डियां कमजोर होकर मुड़ जाती हैं विटामिन डी। और अगर कैल्शियम का नियमित आहार लिया जाए तो यह जो है ऐसी बीमारी वहां पर नहीं होगी, है ना। अगर इसी की कमी हो गई, है ना, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो वहां पर रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। जबकि इसके पहले मैं बताया था कि वयस्कों में, है ना, वयस्कों में कौन सा रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से? तो वहां पर ऑस्टियोमैलेशिया, है ना, ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग हो जाता है। तो यहां से आपको इतना नॉलेज प्राप्त होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है अपना, विटामिन डी का रासायनिक नाम। मैंने आपसे पूछा था, मैंने आपको कमेंट में कमेंट करने के लिए बोला था कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का नाम है भाई, हमको देता है ये कैल्शियम। ठीक है, तो इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो आप वहां पर कैल्सीफेरॉल लगाओगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है अपना, यहां पर कहा जा रहा है कि एंटी रिकेटिक विटामिन, एंटी रिकेटिक, है ना। एंटी रिकेटिक का तात्पर्य क्या हुआ कि भाई ऐसा विटामिन जिससे रिकेट्स ना हो। ठीक है, तो हम विटामिन डी को क्या कहते हैं? एंटी रिकेटिक विटामिन कहते हैं। यानी कि एंटी होता है ना, एंटीबॉडी है, यानी कि वह एंटी का काम करेगा, रिकेट्स को जो है दूर भगाने का काम करता है ना। तो सबसे अच्छा स्रोत क्या माना गया है? सूर्य की किरण को, है ना, सूर्य की किरण को सबसे अच्छा स्रोत माना गया है विटामिन डी प्राप्त करने का, है ना। अब इससे क्या होता है, अब यह जो है विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? त्वचा की कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, अब जो है यहां से निर्मित होकर रुधिर में मुक्त हो जाता है, विलीन हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है, इससे उसके अलावा हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं विटामिन डी? तो भाई मक्खन हो गया, यकृत हो गया, अंडा, दूध, मछली, इन सभी से हमको विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, विटामिन डी प्राप्त होता है। उसकी कमी से क्या होगा? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और जबकि बड़ों में क्या हो जाता है? ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग हो जाता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि विटामिन डी किसमें पाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसको सबसे अच्छा प्राप्त करता है सूर्य की किरणों से, सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है सूर्य की किरण को। उसके साथ साथ मक्खन, यकृत, अंडा, इन सभी में क्या पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। कहने का तात्पर्य ये सभी जो है बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और उसके साथ साथ आपको जो है यहां पर एक प्रश्न दिया जाएगा जो कि आपको करना है कमेंट में, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना होता है हर दिन की तरह। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि अगला प्रश्न है यहां पर क्वाशियोरकर रोग
किस तत्व की कमी से होता है ना। क्वाशियोरकर रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो देखिए ये होता है प्रोटीन की कमी से, है ना। क्वाशियोरकर रोग जो है प्रोटीन की कमी से होता है ना। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर नामक तत्वों से बना है। किससे? प्रोटीन किससे बना हुआ है? कार्बन से, है ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर नामक तत्वों से बना हुआ होता है। इसका काम क्या होता है? हमारे पाचन क्रिया संस्थान के द्वारा अमीनो एसिड्स में बदल दिए जाते हैं। किसके द्वारा भाई? हमारे किसके द्वारा? पाचन क्रिया संस्थान के द्वारा। किस में बदल दिए जाते हैं? तो अमीनो एसिड्स में बदल दिए जाते हैं, जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन अमीनो एसिड्स का प्रयोग कैसे करते हैं? तो रक्त, मांसपेशियां, नाखून, आपके बालों में, है ना, आंतरिक अंगों का जो निर्माण होता है वो सभी प्रोटीन के यानी कि अमीनो एसिड से होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ यहां पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ई की कमी से होता है प्रजनन संबंधी रोग। कौन सा? प्रजनन संबंधी रोग विटामिन ई की कमी से हो जाता है ना। यह जो है पेशीय अपंगता जिसको कहते हो आप, तो यह जो है यह पेशीय अपंगता और प्रजनन संबंधी रोगों को, है ना, यह जो है रोकता है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो प्रजनन संबंधी रोग और क्या हो जाएगा? पेशीय अपंगता हो जाती है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर है कि विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है, तो विटामिन ए का प्रचुर स्रोत अगर यहां पर सही देखा जाए तो यहां पर विटामिन ए का खुबानी, है ना, खुबानी जो है यहां पर प्रचुर, है ना, ये एप्रिकॉट होता है, जो है एप्रिकॉट इसको बोलते हैं। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो एप्रिकॉट बोलते हैं। तो इसका जो है मुख्य रूप से इसको स्रोत यहां पर माना जाएगा, क्योंकि देखिए ये सभी यहां पर नहीं होंगे। विटामिन ए पूछा जा रहा है तो खुबानी यहां पर मुख्य रूप से माना जाएगा। जबकि उसी के साथ साथ जो है घी, मक्खन, दूध, अंडे की जर्दी, मछली, टमाटर, ये सभी जितने हैं उसमें गाजर जो है आप अक्सर देखोगे, है ना, विटामिन ए में गाजर आप ज़्यादा से ज़्यादा पाओगे, जबकि ये सभी जो है विटामिन सी में आ जाएंगे, है ना। चलो यहाँ पर क्लियर हुआ। तो खुबानी यहाँ पर विटामिन ए का प्रचुर स्रोत के रूप में माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत मैंने अभी आपको बताया कि गाजर अक्सर जगह पर आप देखेंगे कि गाजर जो है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत माना जाता है। अब ये आप बताओ कि विटामिन ए का रासायनिक नाम, यह आपका कमेंट में कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, ठीक है, रासायनिक नाम, ठीक है, रासायनिक नाम। अब इसको आप कमेंट करके बताएंगे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है ना। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे। आज का आपका प्रश्न होगा, ठीक है। विटामिन ए के बारे में जितना भी आप जानते हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपना कि किस विटामिन की कमी से रात्रि का अंधापन होता है? तो रात्रि का अंधापन, जिसको आप रतौंधी के नाम से जानते हो, विटामिन ए के कारण होता है, ठीक है। विटामिन ए के कारण जो है रात्रि का अंधापन होता है। चलो अगला प्रश्न जो है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी, वही मैंने आपको बताया कि भाई रतौंधी जो है विटामिन ए, किसी भी टाइप से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। सिर्फ यहां पर आपके सामने लाने का मतलब यही है कि किसी भी प्रकार से घुमाकर प्रश्न पूछे तो आप बिल्कुल सही जवाब दें, भटके नहीं, है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है ना। जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? तो यहां पर देखिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि विटामिन बी और सी, है ना, बी और सी और एच, ये तीनों जो है किसमें? जल में घुलनशील होते हैं। जबकि विटामिन ई, ए, डी, ई के, ठीक है, ए, डी, ई के, ये जो है वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। ये वसा में घुलनशील और ये कहाँ? ये जल में घुलनशील होते हैं। बिल्कुल याद कर लो, बीसी, ठीक है, बीसी जो है यह जल में घुलनशील, एडीई के यह वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहां पर अपना कौन सा सही होगा? तो भाई यहां पर विटामिन बी और सी मैंने बताया, तो ये सी जो है जल में घुलनशील होगा, ठीक है। चलो
आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से उस विटामिन का नाम बताएं जो जल में घुल सकता है। तो भाई मैंने बताया कि जल में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी होता है। तो विटामिन बी क्या है, यहाँ पर यह जल में घुलनशील होगा, जबकि ए डी ई के क्या है, यह वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपना कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो भाई ए बी सी डी नहीं, बी सी डी नहीं, तो जो है वसा में घुलनशील ए डी ई के, क्या ए डी ई के जो है वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं भाई, तो कौन कौन से, एक तो जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शरीर के किस अंग से पायरिया संबंधित है। भाई आपने सुना होगा अपने गांव देहात शहर में कि अड़ोसी पड़ोसी में कि भाई जो है उनको पायरिया संबंधित रोग है ना। तो पायरिया क्या होता है, पायरिया संबंधित रोग जो है वह दांतों और मसूड़ों से संबंधित होता है। किससे, मसूड़ों से संबंधित होता है। और यह किसकी कमी से होता है जब पूछा जाए तो आप लगाओगे कि विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन सी की कमी से पायरिया रोग हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि कुल स्थायी दांतों की संख्या होती है। जब भी पूछा जाए कि स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है तो 32 यहां पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। कि कहां पर ये स्थित होते हैं, यह होते हैं मुख गुहा के ऊपरी और निचले दोनों जबड़ों में जो दांतों की पंक्तियां पाई जाती हैं ना, दांतों की पंक्तियां पाई जाती हैं। जबकि जब पूछा जाए कि स्थायी दांतों की संख्या तो आप 32 बिल्कुल सही होगा, है ना। अब की जो है ना, अब जो है आपको ये बताना है कि ये जो कुछ दूध के दांत होते हैं, दूध के दांत, ठीक है, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, आप कमेंट में उसके साथ जरूर बताएं। जो आपसे प्रश्न पूछा गया है उसके साथ साथ आप ये बताएं कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, ये आज का आपका प्रश्न रहेगा। उसके साथ साथ चलिए अगला प्रश्न है कि स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं। स्थायी दांत, ठीक है, जब भी पूछा जाए तो आप लगाओगे कि स्थायी दांत होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के स्थायी दांत होते हैं, 4 प्रकार के। जबकि देखो सामने के ऊपर और नीचे जो दांत होते हैं वो इंसीजर कहलाते हैं ना, वो कहलाते हैं इंसीजर। अब वो काम क्या करते हैं भाई, भोजन को पकड़ने और चीरने का काम करते हैं। जो ऐसे होते हैं एकदम बिल्कुल नुकीलेदार, है ना, वो इंसीजर होते हैं। उसके बाद जो होता है केनाइन होता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है दांत, केनाइन होता है। उसके साथ साथ प्री मोलर और मोलर। ठीक है, ये 4 प्रकार के हो गए। कितने, 4 प्रकार के हो गए। इंसीजर, है ना, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर दांत होते हैं ये 4 प्रकार के। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि मेटाबॉलिज्म का संबंध तंत्र, है ना भाई, किस तंत्र से संबंधित है, क्या मेटाबॉलिज्म का संबंध होता है पाचन तंत्र से। किससे, पाचन तंत्र से मेटाबॉलिज्म का संबंध होता है। मेटाबॉलिज्म जो है ग्रहण किए हुए भोजन को ईंधन के रूप में परिवर्तित करता है। क्या करता है, जो ग्रहण किए गए भोजन होते हैं उसको ईंधन के रूप में परिवर्तित करता है और उसी से हमको मिलता क्या है, ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा अलग नहीं होता है, कहीं बाहर से नहीं पूछे जाते, ऐसे ही प्रश्न होते हैं। बस उस समय आपको बिल्कुल अपने ऊपर नियंत्रण रखना होता है कि हम जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित सूची 1 को 2 के साथ मेल करना है। ठीक है, अब हमें मेल करना है। अभी आपको बताया गया कि क्या किसका काम होता है। पोषण का तात्पर्य क्या होता है, देखिए पोषण का तात्पर्य है कि जो सुपर स्वास्थ्य हो, आपका जो स्वास्थ्य होगा ना वह जो है पोषण मतलब होता है अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी। अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी जो है पोषण। जबकि वसा क्या है, वसा भाई है ऊर्जा का सबसे प्रचुर स्रोत, है ना, क्या है, ऊर्जा का सबसे प्रचुर स्रोत है वसा। अगर प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि शरीर की जो संरचनात्मक सामग्री होती है, क्या शरीर की संरचनात्मक सामग्री जो है वह प्रोटीन से है। किससे, प्रोटीन से है। और जब
बात हो स्वास्थ्य की, है ना, तो भाई जीने का आधार क्या है, स्वास्थ्य है। और उसके साथ साथ अगर भोजन की बात हो तो भोजन का भाई एक ही बचा हुआ है, समस्त क्या है, समस्त शरीर की ऊर्जा का स्रोत है, समस्त शरीर की ऊर्जा का स्रोत है। बिल्कुल फिर से एक बार ध्यान से आप दिमाग में डाल लो कि कौन सा उत्तर किससे मिलता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं भाई, अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भोजन के मुख्य कार्य हैं। तो भोजन के मुख्य कार्य क्या होते हैं भाई, भोजन के कार्य होते हैं बहुत कई प्रकार के कार्य होते हैं। उसके साथ साथ यहां पर देखिए, नई नई कोशिकाएं बनाना और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना होता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है यह क्या करता है भाई, मरम्मत करता है। और इसके साथ साथ यह जो है शरीर के अलग अलग क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा और ताकत प्रदान करता है, ठीक है। क्या करता है, जो अलग अलग क्रियाकलाप है उसके लिए क्या करता है, ऊर्जा करता है और ताकत प्रदान करता है, क्या, भोजन ठीक है। उसके साथ साथ भाई क्या होते हैं, रसायन होते हैं जो आंतरिक कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं और शरीर को किससे बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। यह भोजन के मुख्य कार्य होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहां पर कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक संतुलित आहार के लगभग सभी तत्व निहित हैं। संतुलित आहार के लगभग सभी तत्व निहित हैं यह माना जाता है भाई देखो, दूध एक ऐसा क्या है, खाद्य पदार्थ है। दूध को पूर्ण आहार के रूप में माना जाता है। किसको भाई, दूध को हम पूर्ण आहार के रूप में मानते हैं, ठीक है, पूर्ण आहार के रूप में मानते हैं। और किसी भी अवस्था हो भाई, वो जवान हो या फिर बूढ़े हो या फिर बच्चे हो, वो कोई भी अवस्था हो, सबके लिए पूर्ण आहार माना जाता है, ठीक है। यह संतुलित आहार के रूप में होता है। अब इसमें 87% जल पाया जाता है। कितना, 87% जो है जल पाया जाता है। उसके अलावा क्या पाया जाता है, तो उसके अलावा वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, ये सभी दूध में पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि कठिन शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति का आहार, जो शारीरिक परिश्रम बहुत मेहनती होते हैं, है ना, जो बहुत मेहनती होते हैं, तो उनको चाहिए क्या, उनको चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स द्वारा, है ना, इनको कार्बोहाइड्रेट्स द्वारा मिलती है भाई, शीघ्रता से इनको मिलेगी ऊर्जा, ठीक है। इनको कम पाचन क्रिया के द्वारा जो है ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगा, है ना। ये जो है अधिक ऊर्जा को इनको जरूरत होती है, अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ये जो शीघ्रता से पचते हैं, कौन, कार्बोहाइड्रेट्स, और उनको मिलता क्या है, ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। क्लियर हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स द्वारा। चलो आ जाओ अगले प्रश्न पर। यहां पर देखो कि पचे हुए वसा को ऊर्जा में प्रयुक्त होने लायक बनने में कितना समय लगता है। तो भाई देखो, पचे हुए वसा को ऊर्जा प्रयुक्त होने लायक बनने में कम से कम 6 घंटा लगता है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ये बार बार आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं सर क्वेश्चन को हार्ड बताइए और हार्ड क्वेश्चन बनाइए। भाई मैं आपको बोलता हूं, आप इतने ही प्रश्नों को बिल्कुल सही उत्तर दिए, है ना। आप हर दिन अपने प्रश्नों को काउंट करिए कि क्या 25/25 हो रहा है। अगर 25/25 हो रहा है तो आप खुद समझ लीजिए कि आप टीजीटी, यूपीएलटी, केबीएस, एनबीएस के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं, आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। बिल्कुल इतना समझिए आप, इससे बाहर प्रश्न बनते ही नहीं हैं। ऐसे ही प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम्स में, है ना। तो बिल्कुल या बिल्कुल वो रहिए आप भाई, बिना डाउट के रहिए, है ना, क्लियर रहिए कि आप बिल्कुल सही हैं। अगर आप 25/25 कर रहे हैं तो आप संतुष्ट रहिए अपने पढ़ाई से कि हाँ मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, पचे हुए वसा को ऊर्जा में प्रयुक्त होने के लायक बनने में कितना समय लगता है। तो कितना मैंने आपको बताया, 6 घंटे लगते हैं। कितना, 6 घंटे लगते हैं। अब उसके साथ साथ देखिए, जो वसा का ऊर्जा होता है ना, जो वसा के द्वारा प्राप्त ऊर्जा होता है वो सबसे ज्यादा चलने वाला होता है, ठीक है। ये जो है सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है किससे, वसा से। लेकिन इसकी पाचन जो है बिल्कुल धीरे होती है, ठीक है, पाचन बिल्कुल धीरे गति से होती है। तो 6 घंटे में यह पाचन होगा, ठीक है भाई। इसका पाचन जो है यह जो है 6 घंटे में होगा। अब आप बताओ कि एक परिश्रम करने वाला व्यक्ति जो है तुरंत उसको ऊर्जा की जरूरत है तो 6 घंटे में यह ऊर्जा प्राप्त करेगा, है ना। तो इससे अच्छा है कि वह कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करे, ठीक है। तो वसा जो है, अगर जो भी व्यक्ति एथलीट्स है, तो अगर तीव्र शारीरिक व्यायाम से उसको 6 घंटे पहले क्या चाहिए, वसीय भोजन कर लेना चाहिए, ठीक है।
है, उसको भाई 6 घंटे पहले बस ये भोजन कर लेना चाहिए। चलो अगला प्रश्न है, और आज का अंतिम प्रश्न इस प्रकार से है कि सामान्य स्वास्थ्य के लिए कुल कितने की संख्या में खनिज को आवश्यक माना गया है। हर दिन मैं एक बात आपसे कहता हूं कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है, जिंदगी की नाक में दम कर दे। हर एक प्रश्नों को ऐसे पढ़ाइए, है ना, ऐसे पढ़ाइए, ऐसे पढ़िए कि वो कभी भूले नहीं, है ना, वो कभी भूले नहीं, और एक भी प्रश्न आपसे एग्जाम में छूटे नहीं। इतना जुनून आपके दिल में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहां पर माना गया है कितने, तो भाई देखो आपको यहां पर बताया गया है कि जो सामान्य स्वास्थ्य के लिए जो खनिज होते हैं, कितने खनिज माने गए हैं, 21। कितने, 21 खनिजों को आवश्यक माना गया है। जैसे कि पोषक खनिज कौन कौन से हो गए आपके, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, ये सभी क्या हैं, ये पोषक खनिज होते हैं मेन आपके, है ना। अब ये हमें कहां से प्राप्त होंगे, तो भाई दूध, पनीर, मछली, अंडा हो गया, और ये हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, ये सभी हमको प्राप्त होती हैं, इनसे खनिज लवण के प्रमुख स्रोत होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई आज का जो वीडियो हुआ यहीं पर होगा समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो को देखने के लिए। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमेशा बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।